आप सभी को मेरा नमस्कार। किताब घर का पिटारा खुल गया है और आज आपके लिए किताब घर के पिटारे में मैं लेकर आया हूँ चौधरी चरण सिंह की जीवन पर आधारित एक पुस्तक जिसका शीर्षक है चौधरी चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी। हर्ष सिंह लोहित के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। भारत के तमाम बहुजन नायकों में से एक चौधरी चरण सिंह, जिन्होंने आजीवन गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, जातिवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ, जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ एक महानायक की भूमिका का निर्वहन किया है। साथियों, किताब घर के पिटारे की नौवीं पुस्तक प्रत्येक भारतीय के लिए एक अनंत प्रेरणा का स्रोत है और जहां एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में हमें जीवन प्रेरणा देती है जिन्होंने लगभग 60 वर्षों तक सार्वजनिक जीवन जिया और वह एक बेदाग जीवन था। जैसे सफ़ेद कपड़े वो पहनते थे, निसंदेह उनका चरित्र भी एकदम सफ़ेद रहा। आइए चौधरी चरण सिंह के जीवन के बारे में जानते हैं। हर्ष सिंह लोहित द्वारा लिखित ये पुस्तक है, जिस पुस्तक में चौधरी चरण सिंह के आजीवन का और पूरे जीवन का एक सजीव चित्रण किया गया है। साथियों, ये पुस्तक हर्ष सिंह लोहित द्वारा लिखी गई है, जिसमें 10 अध्याय हैं। हर्ष सिंह लोहित ने चौधरी चरण सिंह के संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक जीवन का एक सजीव चित्रण किया है। साथियों, 23 दिसंबर 1902 ईस्वी को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के मेरठ में नूरपुर गांव में मीर सिंह और नेत्र कौर के घर एक साधारण किसान परिवार में चौधरी चरण सिंह का जन्म हुआ। खेत व किसानी का उनके जीवन पर प्रभाव रहा और आजीवन वह अपने इन मूल्यों को नहीं भुला सके। एक भूमिहीन किसान के रूप में उनका जन्म हुआ, परंतु बाद में वो एक जमींदारी व्यवस्था का अंत करके एक बड़े किसान के रूप में, किसान नेता के रूप में स्थापित हुए। साथियों, उस समय किसानों के लिए शिक्षा प्राप्त करना एक महाभारत जैसा ही था, परंतु इस असंभव कार्य को भी पूर्ण करने का अवसर चौधरी चरण सिंह को मिला। पुस्तक के पहले भाग में आरंभिक जीवन और शिक्षा व्यवस्था के बारे में बताया गया है। साथियों, शिक्षा व्यवस्था इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 29 मई 2023 को एक सोशल मीडिया पर फर्जी व्हाट्सएप चल रहा था, जहां अलग अलग प्रधानमंत्रियों के रूप में ये बताया गया कि इस प्रधानमंत्री से हम क्या सीख सकते हैं कि एक अमीर प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, जवाहरलाल नेहरू से सीखा जाए। उसी में एक ऐसी बोगस न्यूज़ थी कि एक अनपढ़ व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, चौधरी चरण सिंह से सीखें। तो उन लोगों के लिए जो ऐसे बोगस न्यूज़ फैलाते हैं और जिनके हाथ में न्यूज़, पत्रकारिता और सारा मीडिया है, उनके ये गाल पर तमाचा है कि उन्हें इस बात का मालूम हो और वो झूठी सूचनाएं नहीं फैलाएं। चौधरी चरण सिंह ने विज्ञान में एफएससी में शिक्षा प्राप्त की और इतिहास में एमए की डिग्री प्राप्त की, जो विशेष रूप से ब्रिटिश हिस्ट्री और यूरोपियन हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में एमए किया। इतना ही नहीं, 1927 में इन्होंने बीए एलएलबी वकालत की डिग्री भी प्राप्त की। साथियों, उस समय उच्च शिक्षा केवल ब्राह्मण, बनिया, राजपूत और कायस्थ समुदाय तक सीमित थी। किसानों के लिए वह असंभव थी, परंतु ये असंभव कार्य चौधरी चरण सिंह को करने का अवसर मिला। ये उनका एक सौभाग्य था। साथियों, आजीवन वे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, असमानता और जातिवाद के खात्मे का सपना बुनते रहे और उस सपने को पूरा करने के लिए अपना जीवन भी त्याग दिया। हालांकि काफ़ी हद तक वो उसमें सफल हुए, परंतु अभी भी ये समस्याएं भारत के सामने बनी हुई हैं। साथियों, हर्ष सिंह लोहित ने किताब के दूसरे भाग में उनके जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की विवेचना की है, जिसमें सबसे ज़्यादा आर्य समाज का प्रभाव बताया गया है और उन्होंने आर्य समाज से सत्य, ज्ञान और नैतिकता की बात कही है। दयानंद सरस्वती ने जो बैक टू वेदास की बात कही है कि हमें उन प्रकृति को समझना चाहिए, उन देवी देवताओं, कर्मकांड, मैजिक और रिचुअल्स को छोड़ना चाहिए जो हिंदू कर्मकांड और भेदभाव पर आधारित हैं। सत्य, ज्ञान और नैतिकता ही सच्चा धर्म है। इन्होंने तत्कालीन हिंदी साहित्य के कवि मैथिली शरण गुप्त की राष्ट्रवादी चिंतन से बहुत प्रभावित हुए और राष्ट्रीय आंदोलन में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। साथियों,
कबीर के दोहों से इनके समतावादी चिंतन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और यहाँ तक कबीर के बहुत से दोहे उन्हें कंठस्थ थे और इसलिए वो कबीर की इस कबीर के दोहों से प्रेरणा प्राप्त करके एक ऐसा समाज चाहते थे जो समतावादी समाज के रूप में स्थापित हो, जहाँ जाति धर्म भेदभाव महिला पुरुष का कोई बोलबाला नहीं हो, वर्चस्व नहीं हो। उन्होंने गांधी से भारत की उन्नति का रास्ता सीखा और वो कहते हैं कि अगर भारत को उन्नति को प्राप्त करना है या भारत की उन्नति का एकमात्र रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। जब तक खेत और खलिहानों से होकर योजनाएं कार्यक्रम और परियोजनाएं नहीं बनेंगी तब तक भारत की उन्नति संभव नहीं है। छोटे से छोटे लघु और कुटीर उद्योग ग्रामीण किसानों के लिए आय का अन्य स्रोत होंगे, तभी भारत को हम उन्नति के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये कुटीर उद्योगों के प्रति और गांधी का जो नजरिया था उससे चौधरी चरण सिंह को एक बड़ी सीख मिली थी। साथियों, गांधी के द्वारा किए गए आह्वान पर उन्होंने भारत की आज़ादी के संघर्ष में भी अपनी अहम भूमिका निभाई। इतना ही नहीं, वे केवल राजनीतिक आज़ादी के पक्षधरी नहीं थे जिन्होंने गांधी के कहने पर न केवल असहयोग आंदोलन में भाग लिया अपितु लंबे समय तक नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। अनेक बार उन्हें जेल में जाना पड़ा। इसके साथ ही वो सामाजिक आज़ादी भी चाहते थे, यहाँ तक कि वो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती इस कहावत पर भी चरितार्थ करते थे खुद को। जैसा न्यूज इंडियन हिंदुस्तान टाइम्स में बहुत अनेक लेख छपे उनके नीड्स ऑफ इंटर कास्ट मैरिज चरण सिंह, ये उनके द्वारा एड्रेस किया गया, लिखा गया है। यहाँ तक कि वो लगभग 40 सालों तक अपने यहाँ एक हरिजन रसोइयों को रखते थे जो सामाजिक भेदभाव को मिटाने का एक सबसे बड़ा प्रतीक था। चलचित्र में आप देख सकते हैं गोविंद वल्लभ पंत मंत्रिमंडल में पंची दाएं से 5वें संसदीय सचिव लाल बहादुर शास्त्री बाएं से 5वें एवं चौधरी चरण सिंह दाएं से 3रे स्थान पर 1946 का ये छाया चित्र है। वे हिंदू समाज में बदलाव की बयार के पक्षधर थे ताकि जो असमानता है उसको कम किया जा सके और जातिवाद का जो जिन है उस जिन को कुछ हद तक शांत किया जा सके। साथियों, इसके बाद हर्ष सिंह लोहित ने अपनी पुस्तक में उनकी राजनीतिक सफरनामे की चर्चा की है। इनका राजनीतिक सफरनामा 1937 में आरंभ हुआ जब वो तत्कालीन ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत की विधानसभा के सदस्य एमएलए निर्वाचित हुए और 1979 में जब वो प्रधानमंत्री बने और 1984 का चुनाव उनका अंतिम चुनाव था और उसके बाद वह राजनीतिक जीवन में निष्क्रिय हो गए। साथियों, बेरोजगारी, गरीबी, जमींदारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो हमेशा लड़ते रहे। किसानी की दशा से वो बहुत प्रभावित थे, इसलिए वो किसानों की उन्नति की बात करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने सरकारी सेवाओं में किसानों के बच्चों के लिए 50% आरक्षण की भी मांग की। हालांकि आज तक आरक्षण की मांग पूरी नहीं हुई है। 1967 में कांग्रेस की विचारधारा से वो अलग हो गए क्योंकि नेहरू से चलते मतभेद और जो गाँव और खेती किसानी के उत्थान को लेकर योजनाएं थी, इकोनॉमिक प्लान था, उसमें नेहरू से मतभेद के चलते वो अलग हो गए। 1975 से 77 के आपातकाल में उन्होंने इंदिरा गांधी का उग्र प्रतिरोध किया जिसके कारण उन्हें जेल में भी जाना पड़ा। पहली तस्वीर 1952 में मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में उनकी तस्वीर है। दूसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री बने हैं और तीसरी तस्वीर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। शपथ समारोह के ये चलचित्र छायाचित्र हैं, तस्वीरें हैं। साथियों, राजनीतिक सफरनामा उनका वास्तव में जैसे राजनेता सफेद कपड़े पहनते हैं ऐसे ही सफेद बेदाग उनका चरित्र रहा जो सामान्य राजनेताओं का होता नहीं है, परंतु चौधरी चरण सिंह राजनेताओं के लिए एक मिसाल रहे हैं। राजनीतिक सफरनामे में उन्होंने 1978 दिल्ली में विशाल किसान रैली का आयोजन किया, जैसा आप चलचित्र में देख पा रहे हैं, जो उनके जनता पर व्यापक प्रभाव को और नेहरू की तरह व्यापक प्रभाव को अभिव्यक्त करती है। जनवरी से जुलाई 1979 में वो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे और इसी के साथ वित्त मंत्री भी रहे। साथियों, आपको ध्यान होना चाहिए जो नाबार्ड संस्थान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए बनाई वो चौधरी चरण सिंह के आर्थिक सपनों की मंजिल है जो चौधरी चरण सिंह ने स्थापित की, जो आज भी जिंदा है और बहुत हद तक भारत के विकास में उन्नति में उस नाबार्ड का अपना योगदान है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में वो चिंतन मुद्रा में बैठे हैं क्योंकि एक अल्पकालीन गठबंधन हुआ है जिसके पीछे छद्म हितों के कारण उनकी कुर्सी जाने वाली है और ऐसा ही हुआ। 29 मई 1987 को उनका देहांत हो गया और वर्तमान में दिल्ली में किसान घाट के नाम से उनके समाधि स्थल को जाना जाता है। साथियों, चौधरी चरण सिंह की बौद्धिक विरासत के रूप में हमारे सामने उनके अनेक
किताबें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं कि एक राजनेता तब तक सफल राजनेता नहीं माना जा सकता जब तक कि वह अपनी बौद्धिक विरासत को पीछे नहीं छोड़ता है। चौधरी चरण सिंह इस मामले में कहीं पीछे नहीं रहे। उन्होंने अनेक किताबें लिखी और अधिकांश किताबें केवल इंग्लिश भाषा में ही थी। उन लोगों के लिए जो मान रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह या झूठी न्यूज़ फैलाई है कि अनपढ़ थे। एबोलिशन ऑफ जमींदारी 1947, agrarian revolution in UP 1957, joint farming in X-Red 1959, India's poverty and its solution 1964 और सबसे फेमस बुक इंडियाज इकोनॉमिक पॉलिसी 1979 और सबसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है और उस पुस्तक को जिसको हम एक तरह से नाइटमेयर ऑफ इंडियाज़ के नाम से जानते हैं, उस पुस्तक ने एक परचम लहराया और उनकी बौद्धिक विरासत को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो साथियों, ये थी हर्ष सिंह लोहित के द्वारा लिखित पुस्तक चौधरी चरण सिंह की जीवनी को प्रभावित करने वाली, अभिव्यक्त करने वाली चौधरी चरण सिंह एक संक्षिप्त जीवनी जो उनके योगदान को, भूमिका को और उनकी प्रेरणा को हमारे लिए एक अंतिम आशा और अनंतिम आशा के रूप में अभिव्यक्त करती है, जिसे देखकर हम सीख सकते हैं कि किस तरह से एक नायक अपने देश के प्रति डेडिकेटेड हो सकता है।